हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक इंड एस 110 का हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसमें ऐसा कोई खास एडजस्टमेंट्स नहीं है। हाँ, एक करंट लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी साइड का एक एडजस्टमेंट है, और फाइनेंस कॉस्ट में जैसे अपन अमोर्टाइजेशन वगैरह करते हैं उसका एक एडजस्टमेंट है। इसमें छोटा सा है, कुछ खास बात नहीं है। बस अपने क्लिक की बात होती है कि अपने दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा करना है, बस। तो फिर वो अपना अमाउंट सही हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी उसमें गलती हमारी हो सकती है। क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। On 1st April 2001, A Limited acquired 80% of the share capital of S Limited. On the acquisition date, the share capital and reserves of S Limited stood at rupees 5 lakh and 1 lakh 25,000 respectively. A Limited paid initial cash consideration of rupees 10 lakh. Additionally, A Limited issues 2 lakh equity shares with a nominal value of rupees 1 at a current market price of 1.8. It was also agreed that A Limited would pay a further sum of rupees 5 lakh after 3 years. यानी परचेज कंसिडरेशन में तीन चीज़ें हैं। पहला कैश 10 लाख का, दूसरा 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.8, जिसमें से 1 तो नॉमिनल वैल्यू है, रुपीज़ 0.8 क्या हुआ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरी चीज़ 5 लाख का एक अमाउंट जो कि 3 साल के बाद पे किया जाएगा। और अपने को अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। क्यों दे रखे हैं ये अपने को इसलिए दे रखे हैं जिससे अपन इस 5 लाख को जो 3 साल बाद पे होने वाला है उसको अपन टुडे की प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करके हमारा परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपन इस परचेज कंसिडरेशन को? 10 लाख, 2 लाख की इक्विटी शेयर्स, और 2 लाख इक्विटी शेयर्स, और तीसरा 5 लाख इंटू 0.75, यानी हमारा थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलो, द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन अकाउंटेड बाय ए लिमिटेड। कोई बात नहीं, अपन जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपन उसको अकाउंट कर लेंगे। बिलो इज द बैलेंस शीट अपने को दे रखी है ए लिमिटेड की और एस लिमिटेड की 31 मार्च 2003 की। देखो ध्यान से, अक्वायर कब करा? 1 अप्रैल 2001। अपने को बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2003, यानी 2 ईयर्स का गैप है, 2 साल का गैप है। ध्यान रखना इस चीज़ को, 2 साल का गैप है। चलो, कहाँ काम आएगा ये 2 साल का गैप? अपन इसमें डेप्रीसिएशन का एक एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर काम आएगा, अपन 2 साल का डेप्रीसिएशन उसमें निकालेंगे। अपने को 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की, ए लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। ठीक है, एस उसकी सब्सिडरी है तो उसमें उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो अपने को बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बाकी ये सब है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दिया हुआ है फर्दर इन्फॉर्मेशन में? एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड्स प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय रुपीज 2 लाख। फेयर वैल्यू का अपन एक एडजस्टमेंट करते हैं, उसको अपन करेंगे, और उसका डेप्रिसिएशन का करते हैं, जिसका मैंने आपको बताया अभी काम आएगा। चलो, दूसरा क्या लिखा हुआ है? द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 2,58,000। जब अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उसको अपन 2,58,000 से इम्पेयर भी कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 2,58,000 से उस कैलकुलेटेड गुडविल को, जब अपन कैलकुलेट करेंगे गुडविल। द ए लिमिटेड ग्रुप वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्योंकि फेयर वैल्यू मेथड से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू हो रहा है, इसका मतलब जो गुडविल है वो कौन सी होगी? फुल गुडविल होगी, यानी उसमें पेरेंट का भी हिस्सा होगा और एनसीआई का भी हिस्सा होगा। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से करना होता तो क्या क्या करते हैं अपन? सिर्फ उसमें पेरेंट का हिस्सा होता है इम्पेयरमेंट करते वक्त। चलो, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको से बोल के बता रहा हूँ, जब अपन करेंगे सॉल्व तब मैं आपको वापस से बता दूंगा। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वॉज 3,80,000। यानी हमें क्या दे रखा है ये? एन सी आई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एन सी आई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपने को दिया हुआ है 3,80,000। अपने को क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। स्टेप्स नीचे लिखे हुए हैं मैंने, उसके बाद अपन परफॉर्म करते हैं। चलो, क्या है अपना सबसे पहला स्टेप? सबसे पहले अपन डेट ऑफ एक्विजिशन और वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। ये सारे हमारे स्टेप्स और एडजस्टमेंट का पार्ट है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको रेफरेंस देता जाऊँगा। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 2001। डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? 31 मार्च 2003। ध्यान से, 2 साल का गैप है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001। कंसोलिडेट अपन कौन सी डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं? 31 मार्च 2003। पेरेंट का शेयर है 80%, एनसीआई का शेयर है 20%। चलो, अपन सबसे पहले प्री पोस्ट का एडजस्टमेंट करते हैं। ओपनिंग रिजर्व्स कितने हैं? अपने को क्वेश्चन में दिए हुए थे 1,25,000 के। इंक्रीज कितना हुआ? कितनी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है? चलो देखते हैं अपन। 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने दे रखे हैं अपने को? 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट में इसके 300 के दे रखे हैं। अभी क्या फिगर इसमें देखो थाउजेंड्स में है, 300,000 यानी 3 लाख। तो अपने को कितना होगी इसकी रिटेन अर्निंग? यहाँ पे 300 की हो गई। तो अपन देख लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ अपने पूरे साल में। 300, यानी ये 3 लाख। अब कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मैंने लाख में कर दिया। जब अपन अमाउंट दिखेंगे नीचे तो अपन उसको 3 जीरो हटा देंगे। 3 लाख माइनस 1,25,000, 1,75,000 का इंक्रीज़ हुआ इन 2 सालों में। चलो, अब अपन फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करते हैं। ये आ गया हमारा फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट। कितने से ज़्यादा है फेयर वैल्यू अपने प्लांट की? 2 लाख से एक्सीड कर रही है। चलो चेक करते हैं कि फेयर वैल्यू इज़ मोर देन कैरिंग अमाउंट। क्या करते हैं अपन उस एडजस्टमेंट में? आ जाओ अपने नोट्स में। कहाँ है अपना वो एडजस्टमेंट? गिरा।
फेयर असेट्स की, हाँ असेट्स की बात कर रहे हैं अपन, प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी असेट है। फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट, हाँ फेयर वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, कितने से 2 लाख से। क्या करते हैं, ऐड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू टू द प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड ऐड दिस इंक्रीज इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो अपन स्टेप 2 परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो अपन प्री एक्विजिशन रिजर्व में 2 लाख ऐड कर देते हैं, अपन ने 2 लाख ऐड कर दिया। ये हमारा डेप्रिशिएबल असेट है, तो इसका एक एडजस्टमेंट और होता है, वो क्या होता है, वो ये वाला होता है। इन केस ऑफ असेट्स एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो नीड टू बी मेड। क्या करते हैं अपन, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उस फेयर वैल्यू का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट। अब इसमें अपने को कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू अलग अलग से तो नहीं दे रखी, अपने को इतना बता रखा है कि भाई 2 लाख का डिफरेंस, चलो ठीक है, यानी अपन डायरेक्टली स्टेप 3 में आ गए। इंक्रीज डिक्रीज कितना है, 2 लाख का, 2 लाख का इंक्रीज डिक्रीज है, यानी इस 2 लाख पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, इस 2 लाख पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा उसको अपने को एडजस्ट करना है। यानी हमारा केस नंबर 1, इफ दिस अमाउंट इज पॉजिटिव, यानी फेयर वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट कम है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू ज़्यादा आएगा बनस्पत टू डेप्रिसिएशन टू कैरिंग अमाउंट। तो जब अपन डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैरिंग अमाउंट करेंगे, मतलब कुल मिला के अपने को इस 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक करना है। कितने साल का, ध्यान से 2 साल का, क्यों 2 साल का पीरियड है, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट में काम आएगा बिल्कुल। क्या करेंगे अपन, लेस फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग एंड लेस फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो अपन निकालते हैं अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये अपन ने कर दिया, ऐड अपन ने कर दिया ऊपर 2 लाख प्री एक्विजिशन रिजर्व में। अब इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स की लाइफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 साल का अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 हमारी एक्विजिशन डेट है, लेकिन बैलेंस शीट अपन 31 मार्च 2003 की बना रहे हैं, तो 2 साल का अपन इसमें डेप्रिसिएशन बुक करेंगे 80,000 का। क्या करेंगे, लेस दिस 80,000 फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग एंड लेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो अपन फिलहाल इसको यहाँ से लेस कर देते हैं। हमारा प्री एक्विजिशन रिजर्व आ गया 3,25,000 के, और पोस्ट आ गया हमारा 95,000 का। इस पोस्ट 95,000 को अपन पेरेंट और सब्सिडरी में बांट देंगे 80% और 20% में। चलो थर्ड स्टेप, अब अपन नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। कितनी है शेयर कैपिटल सब्सिडरी की, 500। प्री एक्विजिशन रिजर्व अपन अभी अभी ऊपर निकाले 3,25,000, लेकिन अपन 3 जीरो हटा के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 325 क्या आ गया हमारा टोटल, 825 हमारे नेट एसेट्स आ गए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अपन एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 3,80,000, अब इसको 380 भी लिख सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन में कंसिस्टेंसी रखनी है तो। बिल्कुल ध्यान रखना, बैलेंस शीट अपन 3 जीरो हटाकर ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स 3 जीरो हटा करके दे रखी है, यानी कुल मिला के सॉरी थाउजेंड्स में दे रखी है। मैं ऐसे स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बात करते हैं ना अपन 3 जीरो हटा के। चलो खैर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 380 का हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई हो गई। अब अपन कैलकुलेट करेंगे एनसीआई इज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ऊपर नोट्स में सारा मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, कैलकुलेशन लिखी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। आपके पास पीडीएफ तो होगी, तो आप आराम से देख सकते हो। कहाँ है हमारा एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये रहा हमारा एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या करते हैं अपन, एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन जो हमारे पास है ऑलरेडी 380 का फिगर, पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं, और कहीं भी एडजस्टमेंट्स में अगर एनसीआई का जिक्र आता है तो वहाँ पे अपने को एनसीआई को एडलेस करना होता है। चलो क्या लिखा हुआ है फिर, ये अपना आंसर पार्ट। चलो कहाँ है हमारा एनसीआई, ये रहा। तो एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 380। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर जो अपन ने अभी ऊपर निकाला, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर एनसीआई का 3 जीरो हटा के 19, अपन ने ऐड कर दिया 19, अपन ने ऐड कर दिया 19। अब ये इंपेयरमेंट वाला स्टेप कौन सा है, स्टेप 5 का, ये अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गुडविल, उसके बाद अपन यहाँ पर वापस आएंगे। अभी ये क्या है, पेंडिंग है। चलो सबसे पहले अपन आप कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन ऐड एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन। ये रही हमारी गुडविल की कैलकुलेशन, कैसे करते हैं, परचेज कंसीडरेशन ऐड एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेस नेट असेट्स। हमारी क्या आती है, गुडविल आती है। अगर ये फिगर पॉजिटिव निकल के आता है तो, अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है हमारा गेन ऑन बार्गेन परचेज। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं हमारी गुडविल। हमारी गुडविल परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या दिया उन्होंने, 3 चीज़ें दी। एक तो दिया कैश 10 लाख का, 3 जीरो हटा दिया मैंने गलती से, देखो यहाँ पे मैंने भी 10 लाख लिख दिया, पे मेरे को याद आया कि नहीं अपन थाउजेंड में करे, तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो काट के 1000 लिखा। शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स इंटू 1.8 360, इसमें से 2 लाख इंटू 1 कितना है शेयर कैपिटल में जाएगा, और 200 इंटू 0.8 यानी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। फ्यूचर पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे, 5 लाख का तो डेफर्ड कंसिडरेशन है जो 3rd ईयर में पे होगा, लेकिन अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन लेंगे, यानी 3rd ईयर के पी फैक्टर से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 375। हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया 1735 ऐड एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अपने क्वेश्चन में दी हुई है लेस नेट एसेट्स जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करे, हमारी गुडविल आ गई 1290। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गुडविल है उसको इंपेयर करना है हमें 2,58,000 से, अपन ने इंपेयरमेंट कर दिया, लेस कर दिया 258, हमारे पास इंपेयर्ड फाइनल गुडविल आ गई 1032 की। लेकिन जब हम हमारी फुल गुडविल को इंपेयर करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक बार मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। चलो क्या हमारा पार्शियल गुडविल का केस है, नहीं, हमारा फुल गुडविल का केस है। क्यों, क्योंकि फेयर वैल्यू पे एनसीआई मेजर किया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ पेरेंट एंड एनसीआई शेयर ऑफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एट एक्विजिशन, बिल्कुल ठीक बात है। इंपेयरमेंट विल रिड्यूस बोथ कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग एज वेल एज एनसीआई, यानी एनसीआई भी कम होगी, यानी क्या बोला मैंने, एनसीआई भी
क्या बोला मैंने, एनसीआई भी कम होगी। चलो अपन एनसीआई को इम्पेयरमेंट के अमाउंट से कम कर देंगे। जो मैंने आपको ऊपर पेंडिंग में छोड़ा था स्टेप, वो अपन अब उसको खत्म करने जा रहे हैं। लेस इम्पेयरमेंट शेयर, एनसीआई का इम्पेयरमेंट शेयर, टोटल इम्पेयरमेंट कितना हो रहा है, टोटल इम्पेयरमेंट हो रहा है 258, एनसीआई का शेयर कितना है 20% का, 258 का 20%, 258 का 20% कितना आया 51.6, 51.6 से अपन ने एनसीआई कम कर दिया। हमारी फाइनल एनसीआई जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी वो निकल के आ गई 347.4। चलो नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं हम क्या है। अपन ने गुडविल वगैरह कर दिया, एनसीआई निकाल दी। अब अपन ये देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इम्पेयरमेंट, पेरेंट का शेयर 206.4 और एनसीआई का शेयर 51.6। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपन पेरेंट का बैलेंस लिख देंगे। इसमें ए लिमिटेड का जो बैलेंस है 1400 का, कहाँ पर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। 1400 का बैलेंस पेरेंट का, ये हमें ये दिया हुआ है 1400 का बैलेंस खुद का पेरेंट का। चलो सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं जब अपन कैलकुलेट करते हैं एनसी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में अपन सबसे पहले, मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि अपन कुछ नया कर रहे हैं। चलो सबसे पहले अपन ने बैलेंस ले लिया पेरेंट का, पोस्ट एक्विजिशन की प्रॉफिट अपन इसमें ऐड करते हैं, इम्पेयरमेंट का गुडविल पेरेंट का शेयर अपन उसमें से लेस करते हैं, और उसमें कोई और एडजस्टमेंट है जहाँ पर कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का जिक्र आ रहा है तो अपन उसको वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। चलो आ जाते हैं अपन अपनी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी पे। क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, खास बात कौन सी है, मेन पॉइंट कौन सा है, वो अपन इसमें आएंगे अभी। तो अपन ने ए लिमिटेड का खुद का बैलेंस लिख दिया, पोस्ट एक्विजिशन ने प्रॉफिट का शेयर जो अपन स्टेप 2 में निकाला था 76, वो अपन ने लिख दिया। कौन सा अमाउंट है ये, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये अपना ये वाला अमाउंट 3 जीरो हटा के 76। चलो नेक्स्ट हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का शेयर जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा 206.4, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट, ये कौन सा है साहब, भाई अपन ने डेफर्ड कंसिडरेशन कैलकुलेट करा 375 का करा था, याद है बिल्कुल। अब इस पे इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा, इस पे इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा, इस पे इंटरेस्ट ये जो हमारा हमें परचेज कंसिडरेशन देना है तो अपन इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे हमारा, जिससे 3 साल बाद हमारे पास वो अमाउंट आ सके जो हमें एज अ परचेज कंसिडरेशन 3 साल बाद देना, यानी 5 लाख। तो हमारी बुक्स में अभी इसको अपन डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम पे लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन है हमारा, प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रोविजन फॉर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस इसका कितने का हुआ आज की डेट में 375 का, जो अपन ने अभी कैलकुलेट करा प्रेजेंट वैल्यू। इस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर का, 2 साल का, देखो ध्यान से 1 अप्रैल 2001 हमारा एक्विजिशन डेट है, बैलेंस शीट अपन 31 मार्च 2003 की बना रहे हैं, यानी 2 इंटरेस्ट अपन इसमें लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट अपन इसमें फाइनेंस कॉस्ट में करेंगे, एक तो ईयर 2001-2 का, दूसरा 2002-3 का। चलो क्योंकि अपन 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 375 हमारा ओपनिंग बैलेंस था एज ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी हमारी एक्विजिशन डेट, जब अपन ने परचेज कंसिडरेशन दिया था, जब अपन ने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, जब अपन ने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए 5 लाख को थर्ड वाले पीवी फैक्टर यानी 0.75 से मल्टीप्लाई किया था, जो अपन ऊपर करके आ चुके हैं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है 375, इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे 10% से, क्वेश्चन में दी हुई रेट, पेमेंट वगैरह अपन ने अभी कुछ नहीं करा, 3 साल के बाद करेंगे पेमेंट, तो अभी कुछ पेमेंट नहीं है। 412.5 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया फर्स्ट ईयर का, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। सेकंड ईयर क्यों, क्योंकि ये तो बैलेंस आया हमारा 31 मार्च 2002 का, अपने को बैलेंस चाहिए 31 मार्च 2003 का, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं। 412.5 ओपनिंग फिगर, कब का ओपनिंग 1 अप्रैल 2002। 41.25 इंटरेस्ट उस साल का आया, हमारा क्या बैलेंस आ गया 453.75, ये अपन कहाँ दिखा गए करेंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे जब अपन स्टेप 7 बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तब। समझ में आगे बात, बिल्कुल मत भूलना, कैलकुलेट तो कर लिया, दिखाना भी तो है, कैलकुलेट कर लिया लेकिन दिखाना भी है। तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट 2 चार्ज की कितनी हुई 37.5 प्लस 47.25 78.75, ये अपन यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस नहीं माइनस, माइनस है ना, इतना तो अपने में है कि अपन समझ सकते हैं कि ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ पे मैंने माइनस ही लिखा है। हमारी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का फिगर आ गया 1190.85। तो इसमें यही एक पॉइंट था जो अपन करना भूल जाते हैं कभी कभी, कि जो हमने डेफर्ड कंसिडरेशन देने का वादा करा है 3 साल बाद, जिसको आज अपन ने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है, उसका प्रोविजन भी तो अपन बैलेंस शीट में अपन दिखाएंगे, उस पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा, जैसे इंटरेस्ट से चार्ज करते करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड होते होते 3 साल के बाद हमारे पास 5 लाख रुपये हो देने के लिए। अभी अपन ने असलियत में दिए थोड़ी, अभी तो अपन ने पोटेंशियल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करा है कि फेयर वैल्यू कितनी हुई उस परचेज कंसिडरेशन की, मैं कितना परचेज कंसिडरेशन उनको दे रहा हूँ, मैं 3 साल बाद भी एक अमाउंट दूंगा, कितना 5 साल, लेकिन उसको आज की वैल्यू पे तो बताओ, मैं आज कितना लिखूँ परचेज कंसिडरेशन, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, इंक्लूड तो करूँगा, दे तो रहूँ, लेकिन 3 साल बाद दे रहा हूँ, आज कितनी वैल्यू में रिकॉर्ड करूँ मेरी गुडविल निकालने के लिए उसको परचेज कंसिडरेशन में, तो मैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँगा, यानी मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँगा, यानी 5 लाख इंटू 0.75। अब वो मेरी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा क्योंकि मेरा प्रोविजन है, क्योंकि मुझे आगे जाके देना है, तो मैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करता रहूँगा, जैसे अपन इंडेक्स 109 में कितनी बार करते हैं ये सब, बिल्कुल वही करा है, बेसिक सी कैलकुलेशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमारी 2 साल की फाइनेंस कॉस्ट अपन ने यहाँ पर लिख दी। हमारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का बैलेंस आ गया 1190, जो अपन बैलेंस शीट में फिल करेंगे। आ जाते हैं अपन हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। चलो पीपी,
चलो पीपी अपन ने पेरेंट की ले ली, अपन ने सब्सिडरी की ले ली। ये कौन सा है जो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ था, ये क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान आ गई बात, 2 लाख का फेयर वैल्यू का इंक्रीज था, याद है बिल्कुल। 80,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन करा था, याद है, हाँ याद है। स्टेप मैंने आपको लिखा था ऊपर, जब अपन स्टेप वो वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे तो अपन करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐड 2 लाख इन द बैलेंस शीट, वो अपन ने ऐड करा 2 लाख, लेस 80,000 फ्रॉम द बैलेंस शीट, वो अपन ने लेस कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, गुडविल अपन ने लिख दी। देखो कैलकुलेट आप कर लोगे, लिखना मत भूल जाना, कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन लिखना मत भूल जाना, वहाँ पर अपनी गलती होती है, अपने को सब आता होता है लेकिन फिर भी अपन लिख नहीं पाते, मार्क्स कट जाते हैं। चलो पीपी मैंने लिख दिया, गुडविल लिख दिया, करंट असेट्स में इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, डायरेक्ट ऐड करके लिख दो, कैश में एडजस्टमेंट है नहीं, डायरेक्ट ऐड करके लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है नहीं, डायरेक्ट ऐड करके लिख दो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे आ गए अपन। शेयर कैपिटल पेरेंट की ओन 2000, भाई साहब ये 2 लाख कौन सा है, शेयर इशू करे थे ना पीसी में, याद है 2 लाख शेयर्स इंटू ₹1 का नॉमिनल अमाउंट, लेकिन अपन 3 जीरो हटा के कैलकुलेशन करें तो 200, बिल्कुल भैया वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, बिल्कुल यहाँ पे आएगा ना, अदर इक्विटी में रिजर्व में ऐड होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो वो भी मैंने ऐड करा है। 360 का था हमारा टोटल अमाउंट, याद है 360 अपन ने परचेज कंसिडरेशन में ऐड करा था, ध्यान है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये रहा, ये देखो 360, 200 प्लस 160, तो 200 अपन ने शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया नॉमिनल वैल्यू से ₹1 की, कैसे है ये 200, 2 लाख शेयर्स थे, याद है 2 लाख शेयर्स इंटू ₹1 का नॉमिनल अमाउंट, तो 3 जीरो हटा के अपन कैलकुलेशन करें तो 200, ये 160 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हमारा आ गया अदर इक्विटी, सॉरी हाँ अदर इक्विटी में 1190 जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा फिगर, प्लस ये हमारा रिजर्व का अमाउंट, ये आ गया टोटल अदर इक्विटी का बैलेंस। एनसीआई कैलकुलेट तो करी थी, लिखना मत भूल जाना, 347.4 मैंने लिख दी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐड कर दिया। करेंट लाइबिलिटीज़ बिल्कुल ध्यान से देखो, करेंट लाइबिलिटीज़ में डेफर्ड अमाउंट ऑफ पीसी जो हमारा अभी का, ये अपन ने कैलकुलेट करा था, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये अपने को यहाँ पर लिखना है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्यों है, नॉन करंट में, अरे 1 साल ही तो बचा, 1 साल के बाद तो पे हो जाएगा, तो जो विद इन 1 ईयर पे हो जाती है वो कौन सी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए अपन ने इसको करंट लाइबिलिटी में लिखा। अगर ये फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन कर रहे होते तो 2 साल की है तो बैलेंस, चलो फर्स्ट ईयर में कर रहे होते तो 2 साल बाद पे करना होता, तो अपन कहाँ डालते हैं इसको, नॉन करंट में डालते हैं। कौन सा फिगर डालते हैं अपन, अगर अपन 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो अपन ये वाला फिगर डालते हैं। ठीक है, कहाँ डालते हैं, नॉन करंट में, क्यों, क्योंकि 2 साल बाद पेमेंट होगा, यहाँ पे तो 1 साल के बाद ही होगा, तो क्या है नॉन करंट है। चलो अपन ने समझ लिया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, करना भूल मत जाना, बिल्कुल ध्यान से, कैलकुलेशन आपको करिए, आपने कर दिया वर्किंग नोट में तो ऊपर, लेकिन यहाँ करना मत भूल जाना, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, वहाँ पर ट्रॉमा आएगा। ठीक है, चलो अपना टोटल क्या आ गया, लाइबिलिटी साइड का 9652, और हमारा ऊपर असेट साइड का भी आ गया टोटल 9652, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, खास पॉइंट कितना था, सिर्फ इस डेफर्ड कंसिडरेशन वाला पॉइंट था, वही खास था कि अपने को ये वाला पॉइंट तो बैलेंस शीट में मेंशन करना है, और ये 2 साल की फाइनेंस कॉस्ट हमें कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी निकालते वक्त माइनस करनी है, बस। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था, सारे के सारे पॉइंट्स अपने ऑलरेडी किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का भी अपन क्वेश्चन ऑलरेडी जहाँ पे पॉइंट्स कवर थे वहाँ कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।